हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 3rd of January, मंगलवार को डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ प्रो टैलेंट। दोस्तों, हम इन सेशंस के अंदर आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर आइटम लेकर आते हैं जो आपको लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो करंट अफेयर सबसे क्रूशियल सेक्शन होता है, उस सेक्शन में पूरे मार्क्स लाने के लिए मदद करेगा। एंड नॉट ओनली just the current affair but legal, logical और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब में मदद करेगा। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों में विज्ञान से मुद्दों के ऊपर बातें करने वाले। ये रहे आपके 10 पॉइंट एजेंडा। कुछ ऐसे टॉपिक जो एकदम कंटेम्पोररी है, मतलब अभी अभी कल ही हुआ, आज सुबह सुबह हुआ, ऐसे आइटम्स। ये ऐसे कुछ आइटम्स जो काफी समय से चल रहे हैं, जिसके ऊपर कंसोर्शियम और क्लैट वालों को बहुत प्यार मोहब्बत होती है, वैसे टॉपिक से लेकर ऐसे फंडामेंटल टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो इन सब मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। अखबारों में आपके आंखों के सामने से शायद ऐसी कुछ न्यूज निकल जाए, जैसे एक बड़ी न्यूज आपके आंखों के सामने से पक्का निकल गई होगी, जहां पे आपका ध्यान ही नहीं गया होगा, विच इज अ बिग कू टेक प्लेस इन जर्मनी। बहुत बड़ा कू हुआ है ना, इट वॉज नोन एज कूदाते। क्या बोलते हैं इसको? कूदाते। ठीक है, सो व्हाट इज कूदाते? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आज हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। 5 जज की बेंच बिठाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं उसको, और उनमें से 4 ने फेवर में बोला कि यस, डीमोनेटाइजेशन इज ओके बिकॉज दैट्स एन एग्जीक्यूटिव पावर, और उस एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर इसी तरीके से काम होता है। वाइल एक जो फ्यूचर के सीजीआई बनने वाले हैं, वो मैडम ने बोला कि नहीं भैया, ये गलत काम किया था, ये आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने कहा। ठीक है, आई एम श्योर आप सब लोगों को ये बात समझ में आएगी। फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए उठाएंगे, विच इज कनेक्टेड टू डिग्रीज का वैल्यू। ठीक है ना, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लॉजिकल रीजनिंग में पैराग्राफ में पूछा जाने वाला बहुत तगड़ा पैराग्राफ है, इसको जरूर पढ़िएगा। हम टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को देते हैं, प्लीज उसको देखिएगा। टेम्पल एंट्री रिलेटेड इश्यूज है, बड़ा लीगल मुद्दा। हम आगे भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, आज वापस एक और नजरिए से उठाएंगे। ये बहुत फंडामेंटल है, ठीक है, जो आपके साथ लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, हम इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, सरकारें क्या कर रही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है ना, उनके ऊपर बात करेंगे। न्यू कोरोना वायरस किस तरीके से इंडिया में फैलेगा और उससे क्या होने वाला है, अमेरिका में जो कहर मचा रहा है उसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन। फिर ऑनलाइन गेम्स के अंदर नए प्रपोज्ड रूल्स। ऑनलाइन गेम्स क्या वो गैम्बलिंग है, क्या वो बैटिंग है, या इट्स अ गेम ऑफ स्किल्स, हम समझेंगे उस बात को। आईएमएफ ने वार्न कर दिया है कि रिसेशन आने वाला है, बिल्कुल तैयार रहे दोस्तों। ईरान का नया फतवा ऑन हिजाब, मालेगांव ब्लास्ट। दोस्तों, कल हमने आपको एक भीमा कोरेगांव का मुद्दा समझाया था, याद है कि नहीं, है ना। भीमा कोरेगांव मुद्दों को समझने के साथ साथ अब आपको मालेगांव का भी मुद्दा समझना जरूरी है। मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि आपको ऐसे महत्वपूर्ण कंटेम्पोररी इश्यूज के साथ मैं आपको उजागर करूं, उसके साथ मैं आपको एक इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप जाए, आपके पास ऐसे आर्म्स एम्यूनिशन हो जो बाकी लोगों के पास ना हो। सही बात है। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ऊपर वापस बात करेंगे, कल किया था बात, वापस बात करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या तैयार है? अगर तैयार है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इमोजी से भर दीजिए। कितने लोगों ने अभी तक पूरे मॉड्यूल देख चुके हो, बताइए दोस्तों। जैसे मैं बताता हूं, ये पूरे मॉड्यूल साल भर की वैलिडिटी के साथ आते हैं, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं जो आपको साल भर एग्जाम में मदद करेगा। तो दोस्तों, इसको मिस ना करें, इस पढ़ाई को मिस ना करें। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों ने सभी मॉड्यूल देख चुके हो, ये बताइए दोस्तों। चलिए, ग्रेट, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, भैया बिल्कुल, है ना, देख लीजिए, नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर बड़े पंगे में जाने वाला है। दोस्तों, ये जो मॉड्यूल्स है, उन मॉड्यूल्स में आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे। ये सलमान खान का मूवी नहीं है,
ये बहुत एंटरटेनिंग मॉड्यूल नहीं है, ये बिल्कुल सीखने के मॉड्यूल्स है ना। कभी कभार बोरियत लग सकती है, जैसे नॉर्मल क्लास में बोरियत लगती है भाई, है ना, वैसी बात है, पर क्या करें, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो हमें एग्जाम में मदद करेगी। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा कॉपी पेन के साथ। कॉपी पेन ले लिए ना भैया, चलिए बढ़िया। सबसे पहले मुद्दे से हम चालू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मेजोरिटी रूलिंग, इट फाइंड्स नो फ्लॉ इन 2016 डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस, उसके बारे में बात हो रही है दोस्तों। 5 जज की बेंच बिठाई गई थी दोस्तों 2016 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया था 8 नवंबर 2016 को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आज रात से 500 रुपीज और 1000 रुपी की नोट विल नो लॉन्गर रिमेन लीगल टेंडर, उसके बारे में बात करी इन्होंने। तो इस मुद्दे के ऊपर बड़े बड़े केसेस आए, है ना। क्या केसेस आए, है ना, बहुत सारी पिटीशन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी पिटीशंस को एक पिटीशन में दाखिल किया और केस का नाम दे दिया विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, क्या अगर आप क्लैट और एलेट की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपको पक्का इस तरीके से केसेस के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इसी केसेस के नाम के ऊपर वो लोग एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया दोस्तों। तो अब यहाँ पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो मेजोरिटी जजमेंट आया, है ना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। 5 जजेस की बेंच जहां पे बिठाई जाती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। टोटल 6 सवाल पूछे गए, है ना। क्या सवाल पूछे गए भैया? 6 सवाल। ओके, 6 सवाल क्या थे और उन 6 सवालों के ऊपर क्या क्या मुद्दे डेवलप हुए, क्या क्या जजमेंट आया। पहला सवाल ये था दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इस पूरी पैसे को, इस से लीगल टेंडर को रोकने के लिए। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल पूछा गया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर under section 26(2) of Reserve Bank of India Act 1935 which can be restricted? ठीक है, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उनके पास पावर था, उनके पास ये पावर है कि नहीं कि क्या वो कुछ ही सीरीज ऑफ नोट्स को बैन कर सकती है या उनको सभी नोटों को बैन करना पड़े। क्योंकि इस सेक्शन 26(2) ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो वर्ड यूज करा गया है वो है एनी, है ना। एनी अपीयरिंग बिफोर द सीरीज, है ना। डज इट स्पेसिफिकली रेफर टू ऑल और इट रेफर्स टू स्पेसिफिक सेट ऑफ, यू कैन से, सीरीज ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के द्वारा एनी वर्ड का जो मीनिंग अंडरस्टैंड किया गया, है ना, तो उन्होंने ये बोला कि भैया जो आज के मॉडर्न ट्रेंड के मुताबिक जो प्रैग्मेटिक हो और जो एक इक्वालिटी की बात करे, है ना, तो उसके इंटरप्रिटेशन में एनी डजंट मीन ऑल, बिकॉज इट विल रिमेन फ्यूटाइल और वो अननेसेसरी गलत हो जाएगा। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भैया कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है 26(2) ऑफ आरबीआई एक्ट के मुताबिक, ठीक है, वो कोई तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और यू कैन से बैंक सभी नोटों को, सभी सीरीज को, है ना, सभी सीरीज को एक्सरसाइज कर सकती है या कुछ स्पेसिफिक को ही एक्सरसाइज कर सकती है। ऐसा उसके ऊपर सवाल, मतलब उस तरीके का डिसीजन दिया 4 लोगों ने। समझ आया दोस्तों, है ना, कि क्या कुछ ही लिमिटेड सीरीज को ऐसा करे या सबको करे, ऐसा उनसे सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई बात बराबर है, आपको यू कैन से एनी मीन्स ऑल, है ना, सो दैट इज प्रीटी ओके, सही बात है। चलिए दूसरा सवाल पूछा गया, यहां पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इन द इवेंट इट इज हेल्ड दैट द पावर अंडर 26(2) ऑफ आरबीआई एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू मीन दैट इट कैन बी डन इन ऑल द सीरीज ऑफ बैंक नोट्स। अगर हम मान लेते कि अगर जो सेक्शन 26(2) ऑफ आरबीआई एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो अगर सभी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स के लिए अवेलेबल है, वेदर द पावर वेस्टेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अमाउंट टू कॉन्फरिंग एक्सेसिव डेलीगेशन एंड हेंस नीड्स टू बी स्ट्रक डाउन। कि अगर हम मान लेते हैं कि एनी मीन्स ऑल, डज दैट मीन कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सेसिव पावर आ गया क्या?
जो डेलीगेशन कर दिया आरबीआई ने उनके ऊपर, क्या उन्होंने ज्यादा कर दिया? ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे जजमेंट ये दिया गया कि भैया देखिए, जब कोई लेजिस्लेटिव पॉलिसी बनाई जाती है, जब लॉ बनाया जाता है, जब लेजिस्लेचर कोई एग्जीक्यूटिव को अपना काम डेलीगेट करता है, ये तो पता ही होगा आपको, लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर अपने में से कुछ काम डेलीगेट करते हैं, और डेलीगेशन का द्वारा गवर्नमेंट के पास कुछ काम होता है, गवर्नमेंट क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट है क्योंकि मल्टीफेरियस एक्टिविटी करती है, सो इट इज नेसेसरी फॉर लेजिस्लेचर टू डेलीगेट. And when the delegation is made to central government which is answerable to parliament, ठीक है, which in turn is answerable to the public, and therefore इस तरीके का जो एक्सेसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है वो कोई गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है. ये उन्होंने दूसरा मुद्दे के ऊपर आंसर दिया. तीसरा सवाल ये पूछा गया कि as to whether the impugned notification dated 8/11/2016 is liable to be struck down applying the test of proportionality. क्या जो 8 नवंबर 2016 के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉलो कर पाता है कि नहीं? क्या उसके द्वारा जितने लोगों को परेशानियां हुई है ना, उसके कंपैरिजन में, उसके प्रोपोर्शन में उसका जो गोल अचीव करने वाला काम था, क्या वो दोनों बैलेंस हो रहे? क्या जो गोल अचीव करना था उस गोल अचीव करने की वजह से, है ना, उस गोल अचीव करने की वजह से, है ना, जितने लोगों को परेशानियां हुई उन परेशानियों के सामने वो जो गोल अचीव करने वाली बात है वो सही में बहुत बड़ी थी कि नहीं? प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट. इट इज लाइक मच्छरों को मारने के लिए आप AK-47 यूज करो, ऐसा तो ऑर्डर नहीं था, बिल्कुल नहीं था ऐसा कोर्ट ने कहा. कोर्ट ने कहा यह प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम के मुताबिक बिल्कुल सही बात है. सही बात है दोस्तों, ठीक है. ये उन्होंने लेकिन से चौथा सवाल पूछा गया था, ठीक है, सॉरी तीसरा सवाल पूछा गया था. चौथा सवाल यह पूछा गया था कि वेदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, है ना, 8 नवंबर 2016 में जो ऑर्डर दिया गया, क्या वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ट्रीटेड एज फ्रॉड इन द लॉ? क्या उन्होंने फ्रॉड किया लॉ के द्वारा? ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया. ठीक है, तो उन्होंने बोला डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ फ्रॉड इन लॉ मियरली बिकॉज द प्रोसीजर हैज इमिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. प्रोसीजर इमिनेट होना चाहिए था आरबीआई के द्वारा, पर यहाँ पे आरबीआई ने नहीं किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये प्रोसीजर बाहर निकला है तो इसकी वजह से ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा. द टर्म रिकमेंडेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से होना चाहिए, आरबीआई के रिकमेंडेशन से होना चाहिए, ऐसे जो वर्ड यूज होते हैं. सो द टर्म रिकमेंडेशन मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैट्यूटरी स्कीम. व्हाट हैज बीन कंटेम्पलेटेड इज दैट देयर नीड्स टू बी अ कंसल्टेशन प्रोसेस. आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंसल्टेशन होना चाहिए. फ्रॉम द रिकॉर्ड इट कैन बी सेड दैट देयर हैज बीन कंसल्टेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई एंड देयरफॉर देयर इज नो फ्रॉड इन द लॉ. समझ में आया दोस्तों? चलिए बढ़िया. फिर पांचवा सवाल पूछा गया, बड़े ध्यान से समझना. पांचवा सवाल था एज टू वेदर द पीरियड प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ नोट्स, जितना समय दिया गया है ना, 52 डेज का टाइम दिया गया था दोस्तों. कितने दिन का टाइम दिया था? 52 डेज का टाइम दिया गया था. ठीक है, कैन इट बी सेड अनरीजनेबल? क्या इसको अनरीजनेबल बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा that period provided is 52 days. It cannot be said to be unreasonable period and therefore it is reasonable. Simple. And छठा क्वेश्चन था whether RBI has the independent power under section 442 of Specified Bank Note Act 2017. क्या 2017 एक्ट के मुताबिक आरबीआई के पास इंडिपेंडेंट पावर है in isolation of provisions of section 3 and section 4 of the same act? ठीक है, which means, ठीक है, whether to accept the demonetization of notes beyond the period of specified. क्या उनको, क्योंकि डिमांड ये थी कि अभी हमें और टाइम भी मिलना चाहिए, ठीक है, हमें और टाइम भी मिलना चाहिए. क्या आरबीआई उस मामले में
इंडिपेंडेंट पावर की बॉडी मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस। ठीक है, जो भी स्कीम बनाई गई थी, है ना, जो भी स्कीम बनाई गई थी, ठीक है, उस स्कीम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थोड़े पावर थे, आरबीआई के हाथ में पावर थे। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि भैया क्या आरबीआई के पास जो इंडिपेंडेंट पावर है, उस इंडिपेंडेंट पावर को हम सही माने? कुछ मायनों में हाँ बोला, पर एक मायने में ये बोला कि आरबीआई डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट पावर टू ब्रिंग इन डिमोनेटाइजेशन, देयरफॉर इट वाज हेल्ड दैट आरबीआई डज नॉट possess any independent power of section 42 of 2017 act, and therefore कोर्ट ने ये फर्दर डायरेक्ट किया गया कि जो रजिस्ट्री है ना, जो इस केस को संभालेगी, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस मुद्दे को वापस रखे। तो एकमात्र जो छठा मुद्दा है, ये टेक्निकल बात है, इसको समझिएगा, एकमात्र जो छठा क्वेश्चन है, उस छठे क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और आरबीआई का इंडिपेंडेंस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया और बोला कि एक एप्रोप्रिएट बेंच के ऊपर इसके बारे में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे की कोई जज बेंच इसको देखेगी। जो डिसेंडिंग ओपिनियन थे, जो यहाँ पे मैडम बैठे हैं, ठीक है, वो मैडम बीवी नागरत्ना जे, उन्होंने कहा कि मेजोरिटी जजमेंट does not recognize the essential fact that section 26(2) does not consider the initiation of demonetization by bank noted by central government. It contemplated the demonetization by the central board of RBI. Hence, if demonetization must be initiated by the central government, then such power must be derived from 7th schedule. Yes or no? Which means जो भी करेंसी, कॉइनेज, लीगल टेंडर, फॉरेन एक्सचेंज, इसका जो पार्ट है वो लिस्ट 1 में है, विच इज यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, तो उनको पावर वहां से निकलता है, नहीं कि आरबीआई से निकलता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन किया गया सभी सीरीज ऑफ नोट्स का, 500 और 1000 करेंसी नोट्स का, इट्स अ सीरियस मैटर। इट कुड नॉट बी डन बाय सेंटर बाय मियरली इश्यूइंग अ गैजेटेड नोटिफिकेशन। शी सेड दो डिमोनेटाइजेशन वाज वेल इंटेंशन, इट इज वेल थॉट ऑफ, उसका गोल जो भी हो, बट इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल ऑन लीगल ग्राउंड्स एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स इट ट्राइज टू अचीव। लीगली ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा एनी सीरीज कैन नॉट मीन ऑल सीरीज। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कुछ ही लिमिटेड सीरीज के ऊपर बात कर सकते हो, ये एनी का मतलब ऑल नहीं था उनके मुताबिक। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रपोजल ओरिजिनेट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से और वहां पे आरबीआई को ओपिनियन सीक किया गया, ऐसे ओपिनियन गिवन बाय आरबीआई कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का अलग ही मतलब होता है ना। ये तो ओपिनियन लिया गया, इस ओपिनियन को क्या आप मानोगे कि ये ओपिनियन इज इक्वल टू उनका कॉन्करेंस? बिल्कुल नहीं, कोई कॉन्करेंस ही नहीं हुआ। ऐसा करके उन्होंने अपनी बातें रखी। समझ में आया दोस्तों? 6 के 6 मुद्दे समझ में आ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने कोशिश करी कि आपको इन 6 मुद्दों के बारे में मैं समझाऊं, फिर भी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर, है ना, इसके रीडिंग का बहुत सारा सामान दूंगा। इस वीडियो को देखकर वो रीडिंग करके आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा आपको इस बात को समझने के लिए। ठीक है, ऐसे जजमेंट हमारी लाइफ में जब आते हैं तो हमें धन्य मानना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि जब हम पढ़ाई करते हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तभी हमारे सामने ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट आ रहे हैं। हमारी लाइफ में इसी उम्र पे हम इस तरीके के जजमेंट्स पढ़ने के काबिल हो पा रहे हैं, तो इन लॉन्ग रन हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। 2024 का एक कोर्स आ रहा है हमारा 5 जनवरी से, है ना। कल उसकी लास्ट डेट थी राउंड 1 की। आई विल ब्रिंग राउंड 2 ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा है कि नहीं सर हमें वापस करवाइए ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, आज सुबह से आई गेट सो मेनी कॉल्स, सो आई विल डू इट। ठीक है,
बट नाउ द प्रोसेस विल बी लिटिल डिफरेंट, आई विल अनाउंस इट बाय टुमारो, ठीक है, मैं कल अनाउंस करूंगा इसके बारे में। तो दोस्तों बिल्कुल पेशेंस रखें, क्लैट 2024 के तगड़े मॉड्यूल्स हमारे पास, बिल्कुल आइए ज्वाइन करिए, 5 जनवरी से ये चालू हो रहा है। दोस्तों ये बहुत अच्छा कृष्ण कुमार जी का इनसे पैराग्राफ है, इसको जरूर पढ़िएगा बिकॉज ही इज रेफरिंग टू वन वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो। एक लॉ की स्टूडेंट थी जिन्होंने अपना एलएलबी किया, एलएलबी करने के बाद उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी जब मेरा एलएलएम हायर डिग्री खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। तो उन्होंने इसी आर्ग्यूमेंट को बताया कि किस तरीके से डिग्रीज अपनी वर्थ धीरे धीरे लूज कर रही है, ना कि इसलिए क्योंकि मार्केट में उसकी नौकरियां नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से नहीं, पर लोगों की जो एक माइंडसेट है ना, कि हमें ज़्यादा डिग्री चाहिए और डिग्री लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और जो बिहेवियरल चेंजेस आने चाहिए, जो नॉलेज आना चाहिए, जो गेन आना चाहिए, जो स्किल्स आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, पर डिग्री भरपूर करते जा रहे हो, तो अच्छी बात नहीं है, ये उन्होंने कहा, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने 2 किताबों के बारे में बात करी, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड डोर की किताब द डिप्लोमा डिजीज के बारे में बात करी, और ऐसे ही एक देव लाहिरी साहब ने एक किताब लिखी थी द ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार, है ना, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट दिया है। मुझे बताइएगा दोस्तों, यहाँ इस पूरे पैराग्राफ का जब आप पढ़े उसके बाद वापस इस कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए व्हाट इज अ मेन आर्ग्यूमेंट बाय द ऑथर। ऑथर ने अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या बातें बोली है, एटलीस्ट 3 पॉइंट मुझे बताइएगा, और साथ में आप अगर इसको वीकन करना चाहते हैं तो आपके अपने 3 पॉइंट बताइए, है ना। बड़ा अच्छा डिबेटेबल मुद्दा है दोस्तों, बड़े काम का है, इसको जरूर पढ़ना है, इसका वैल्यू आरसी और लॉजिकल रीजनिंग के नजरिए से बड़े काम का है, ये बड़े काम का है, ये गोल्डन एक इनसे पैसेज होगा आपके लिए, साल भर पढ़ाई के लिए बड़े काम का है ना। मेरे लिए, मेरी तरफ से तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। द केस अगेंस्ट द स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल। दोस्तों भारत में अभी के लिए बड़ी बातें चल रही है, हैशटैग फ्री हिंदू टेम्पल्स, उसके बारे में बातें चल रही है। तो दोस्तों ये एग्जैक्टली मुद्दा क्या है मैं आगे भी बता चुका हूं, मैं वापस रिपीट करूंगा फॉर द सेक ऑफ न्यू स्टूडेंट्स और फॉर द सेक ऑफ रिवीजन और फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मोर नॉलेज, ठीक है दोस्तों। ये बात हो रही है 2 आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजियन, उसके बारे में बात हो रही है ना। तो हम देखते हैं इस बात को अच्छे से डिटेल में। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि भारत में कोई भी बंदे को फ्रीली अपनी कोई कॉन्साइंस रखनी है, अपने रिलीजियन को प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोपोगेट करना है, तो वो कर सकते हैं। प्रोफेस करना मतलब लोगों को बताना, है ना, अपने धर्म की बातें लोगों को बताना, दैट्स कॉल्ड प्रोफेस करना। प्रैक्टिस करना, धर्म को प्रैक्टिस करना, धर्म को फॉलो करना। प्रोपोगेट करना, धर्म का फैलावा करना। समझ में आया, ये फ्रीडम है। इस फ्रीडम के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट्स है। देखिए भारत में कभी भी कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम हो ही नहीं सकती, देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम, किधर भी नहीं हो सकती, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर, देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम। एवरी फ्रीडम कम्स विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि भैया रिस्ट्रिक्शंस तो होने चाहिए और वो रीजनेबल भी होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन दिस केस, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, भाई झगड़े नहीं होने चाहिए इसकी वजह से। कोई अपने धर्म का प्रोपोगेशन करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रोफेस करना चाहता है, और उसकी वजह से दूसरे लोगों को, है ना कहीं दिक्कत हो रही है, पब्लिक ऑर्डर में पंगा नहीं होना चाहिए। मॉरलिटी मतलब कोई कैसे लोगों की मॉरलिटी के साथ, हेल्थ के साथ, ठीक है, और दूसरे प्रोविजन ऑफ लॉ के साथ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नथिंग इन दिस आर्टिकल, दिस इज वेरी क्रूशियल, सेक्शन मतलब आर्टिकल नंबर 25(2), nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. स्टेट भी लॉ बना सकता है, किसके बारे में नोट किया जाए, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिकल,
फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। नोट किया जाए, इसके अंदर कोई रिलीजियस एक्टिविटी को धर्म के नाम के ऊपर रोकने के ऊपर बात नहीं है। बात है कि उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना, या कोई दूसरी सेक्युलर एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना। मतलब मंदिर में पूजा किस तरीके से होगी उसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान रहे, मंदिर के ऊपर पूजा किस तरीके से होगी उसके ऊपर सवाल नहीं है, है ना। मंदिर में जो चढ़ावा लगाया जाएगा, ठीक है, वो चढ़ावों का मैनेजमेंट कैसे होगा, शायद उसके लिए लॉ लगाया जा सकता है। समझ में आया? दैट बिकम्स फाइनेंशियल। मंदिर में कौन एंटर करेगा, किसको एंटर नहीं करने देंगे, है ना, उसके ऊपर अगर बातें होगी तो वो आएगा पॉलिटिकल मैटर। समझ में आया दोस्तों? क्या विमेन की एंट्री होगी मंदिर में कि नहीं, तो वो हो जाएगा आपका पॉलिटिकल मुद्दा। समझ में आया ना? वेरी गुड। तो दोस्तों ये आपका 25 साथ में 26 भी देख लेते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ। कोई भी धर्म को अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का अधिकार है। कोई भी धर्म अपना मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, चर्च बना सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है, लेकिन से देरासर बना सकता है, मठ बना सकता है, उसकी मर्जी, बिल्कुल बना सकता है। पर जब वो बनाए, है ना, तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो। इलीगली किसी की जमीन लेकर किसी से मारा काटी कर कर वहां मंदिर ना बनाए। मॉरलिटी, है ना, मॉरल ग्राउंड के ऊपर कि काले पैसों का धन लेकर इंस्टीट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रिमिनल्स को पनाह देने की वो जगह नहीं होनी चाहिए। और जो मंदिर बनाया गया, जो मस्जिद बनाया गया, वो अंदर एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए कि लोगों की हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। समझ में आया दोस्तों? ये फ्रीडम है। इस फ्रीडम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा तो सिर्फ इन्हीं ग्राउंड के ऊपर होगा। रिलीजियस डिनोमिनेशन को एस्टैब्लिश करने का, उसको मैनेज करने का, उसकी प्रॉपर्टी ओन करने का या उसको एडमिनिस्टर करने का अधिकार लोगों के पास होगा, उस धर्म के लोगों के पास होगा। तो दोस्तों अब सवाल यह पैदा होता है कि क्यों हिंदू टेंपल्स स्टेट के कंट्रोल में है। इंडिया में करीबन 4 लाख से ज्यादा हिंदू टेंपल्स स्टेट के कंट्रोल में हैं, जिसमें सालाना 10 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा, है ना, भगवान का चढ़ावा आता है। और वो चढ़ावों का पैसा मंदिर के डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए, मंदिर के ग्रोथ के लिए जाना चाहिए। ये सो नो, ठीक है, वहाँ पे गुरुकुल एस्टैब्लिश होंगे, वैदिक स्कूल एस्टैब्लिश होगी, वहाँ वैकेंड से धर्म के डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए। पर बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये मंदिर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या कुछ कुछ केसेस में तो, है ना, कोर्ट ही उसको कंट्रोल करके बैठी है। दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है, कालका माता जी का मंदिर, और वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट अपना एक आदमी बिठा के बैठे हुए है ना, और उस आदमी को जो भगवान का चढ़ावा जाता है उसमें से पैसे, है ना, वो जज को जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जज की सैलरी तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि जज वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जज को पैसे भी चाहिए। ठीक है, तो वो एंगल से बात नहीं कर रहे, हम ये एंगल से बात कर रहे हैं कि भैया मंदिर का चढ़ावा, आपने और मैंने कालका जी मंदिर में भगवान की पूजा करके हमने बोला कि चलो हमारे धर्म के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हो जाए, ऐसा सोच के हमने पैसा दिया और वो पैसा गया एडमिनिस्ट्रेटर के पास। हाउएवर द बिग आर्ग्यूमेंट दोस्तों, देखिए देश में आज पोलराइजेशन हो गया, 2 भाग में बढ़ गया देश इस बात पे। एक लोग बोलते हैं कि हिंदू टेंपलों को फ्री करो, दूसरा बोलते हैं हिंदू टेंपलों को फ्री मत करो। किससे फ्री करने की बात हो रही है? स्टेट कंट्रोल से। समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, स्टेट कंट्रोल के द्वारा उसको फ्री करना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत में ये हिंदू टेंपल्स के बारे में जब भी बात होती है तो इसके अंदर जैन, सिख, बुद्ध ये आ गए, है ना, ये सभी लोग आ गए। ठीक है, क्योंकि ये जो भी धर्म है वो इंडिया में ही सनातन धर्म से ही तो पैदा हुए हैं, तो इसीलिए उसको हिंदू ही माना जाता है। हालांकि धर्म अलग है, ये हम बात समझते हैं। ठीक है, हालांकि धर्म अलग होने के बावजूद लीगली उनको सेम माना जाता है।
अभी एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हुआ है जैन धर्म के नजरिए से, जहां पे समेत शिखर जी जो है और पालीताना मंदिर जो गुजरात में है, उनको एक टूरिज्म प्लेस के तरीके से डेवलप करने के बारे में सरकार जब बात कर रही है, तो जैन धर्म के लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। और जैन धर्म लोग जो अहिंसा के पुजारी है, एकदम संयमी जीवन जीते हैं, उनके तरफ से जो जो भी वर्डिंग आ रही है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ना। इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसा एग्रेशन क्यों आ रहा है। पर एनीवे, कमिंग बैक टू आवर मुद्दा, दो लोग हैं जो फॉर बोलते हैं कि फ्री करो मंदिरों को, और जो अगेंस्ट है फ्रीडम के, बोलते कि नहीं नहीं भैया स्टेट कंट्रोल में ही होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों की बातों का मतलब ये है कि ये ऐसा बोलते हैं कि फ्री इसलिए करो क्योंकि आप ना तो कोई दूसरे धर्म के मंदिरों को, मतलब मस्जिदों को, चर्च को आप अपने पास कंट्रोल करके बैठे हो, सिर्फ आप हिंदू धर्म को ही इस तरीके से कंट्रोल करके बैठे हो, तो गलत बात है। ऐसा उनका कहना है, बस उनका यही आर्ग्यूमेंट, विच इज नॉट अ साउंड आर्ग्यूमेंट। अगेंस्ट वालों का आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया बरसों से भारत देश में जब मंदिरें बने, उसके अंदर इनइक्वालिटी की बातें हो रही थी, तो इक्वालिटी मेंटेन हो, इसकी वजह से ये काम हो रहा है। सही बात है, और जो लॉ बनाए गए वो लॉ भी कोई हिंदू धर्म के खिलाफ तो है नहीं, तो ये अगेंस्ट वाले लोग तो मुझे लगता है कि काफी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। हाउएवर, ये अक्षय नागराजन जी का पूरा विचार इज फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रंट। आप पढ़ के अपने भी विचार मुझे दीजिएगा, आपका भी दिमाग तो चलना चाहिए ना। ठीक है, बताइए दोस्तों आपका क्या विचार है। ये समझ आया दोस्तों, आर्टिकल 25, आर्टिकल नंबर 26। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। चलिए बढ़िया, अब चलते हैं दोस्तों नए कोरोना वेरिएंट के बारे में बात करने के लिए। हमने थोड़े समय पहले आपके साथ बात करी थी, एक नया कोरोना वायरस जो चाइना में कहर मचा रहा था। ठीक है, हमने बोला था कि वो इंडिया में कुछ नहीं कर पाएगा, पर अभी जो नया कोरोना वायरस गुजरात में पाया गया, जो जीनोम सीक्वेंसेस करी उसके द्वारा XBB.1.5, ये नया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट पाया गया। इस वेरिएंट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वायरस, रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि ये म्यूटेट तो हुआ ही है, पर किस प्रकार से म्यूटेट हुआ है। एक आदमी है, उसके अंदर दो अलग अलग लिनिएज के वायरस लगे, और उसकी वजह से दोनों का म्यूटेशन हो गया और नया रिकॉम्बिनेंट म्यूटेशन चालू हुआ। ये अमेरिका में कहर मचा रहा है। अमेरिका में आज की तारीख में करीबन 40% से ज़्यादा नए केसेस जो आ रहे हैं वो इसी के आ रहे हैं, और इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में भी अगली वेव आ सकती है। क्या XBB.1.5 ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल और लीथल है? द आंसर टू दैट इज बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। हाउएवर इट इज नॉट कॉजिंग एनी सीरियस डिजीज टू एनीवन। अमेरिका में इसकी वजह से सीरियस डिजीज तो नहीं हो रहा है ना। हाउएवर इट इज डेफिनेटली हाईली ट्रांसमिसिबल। क्या इंडिया में इसकी वजह से फ्रेश वेव आएगी? दोस्तों ये तो पक्का है कि इंडिया में ये जनवरी महीने में केसेस तो बढ़ेंगे, फरवरी आते आते और बढ़ेंगे, ये सुनो, पर वो वेव जैसा क्रिएट होगा। तो इस आर्टिकल का ऐसा कहना है कि इंडिया के पास हाइब्रिड इम्यूनिटी है। हमने वैक्सीन ले ली है, उसके द्वारा हमारे पास इम्यूनिटी है। उसके अलावा हम सब लोग नेचुरली इस वायरस को एक्सपोज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इम्यूनिटी है। तो यह हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से इंडिया को कोई पंगा होने की आवश्यकता नहीं है। क्या हमें चौथा बूस्टर डोज लेना चाहिए? अब इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा अमेरिका क्या करता है। क्या अमेरिका ने चौथा बूस्टर डोज चालू किया, उसके आउटकम क्या आ रहे हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। अभी हमारे पास उसका पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, और इसकी वजह से हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY ने एक प्रपोज अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी है। ये प्रपोजल ये बोलने की कोशिश करता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग आ रही है, क्या उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत में ला दिया जाए। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल लाना चाहिए।
मेरा मानना चाहिए कि इसके ऊपर तो भरपूर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग ने इतनी कहर मचा रखी है यंग बच्चों के अंदर, और जो जो भी लोग इतने ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रेन नहीं है और उनके पास फोन आ गया और ये लोग बिल्कुल ऑनलाइन गेमिंग में घुस गए, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके एडवर्टीजमेंट में आने लगे। अब ये ऑनलाइन गेमिंग को कहीं रोकना चाहिए। कोर्ट्स ने पिछले 2-3 सालों में अलग अलग जजमेंट दिए। जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट ये दिया कि ये जो ऑनलाइन गेम्स है, ये कोई बैटिंग ना हो तो इसको चालू रख सकते हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है गेम्स ऑफ स्किल्स। अगर वो गेम्स ऑफ चांसेस है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गेम्स ऑफ चांसेस है, ठीक है, विच इज नोन एज बैटिंग, विच इज नोन एज वेजर। वेजर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दोस्तों, ठीक है, तो वेजरिंग है, बैटिंग है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए, है ना, हमें उसको रोक देना चाहिए। पर अगर गेम्स ऑफ स्किल्स है, ठीक है, तो भैया गेम्स ऑफ स्किल्स विल कंटिन्यू, बिकॉज दैट्स हाउ दी एवरी अदर गेम इज। यस और नो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, सब गेम्स ऑफ स्किल्स तो है, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर को भी हम ऑनलाइन गेम बोले, नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल्स के नाम का मुखौटा पहनाकर वो गेम्स ऑफ चांस की बात करते हैं, उसमें पैसे लगवाते हैं, इकोनॉमिक रिस्क इन्वॉल्व होता है, और इकोनॉमिक रिस्क लोगों को एक डोपामाइन दिमाग में घुसा जाता है और इसकी वजह से लोगों को आदत लग जाती है, तो उससे रुकना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको अंदर डाले कि नहीं डाले, तो बोला कि हाँ डालना चाहिए, है ना, ठीक है। हाउएवर ऑल इंडिया गेम्स फेडरेशन एक इसकी बॉडी है, इंडस्ट्रियल बॉडी है, उनका ऐसा कहना है कि एक काम करें कि आप एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनवाने की बात तो करें, आप रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, पर आप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी लगवाए, और ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी नए रूल्स बनवाएगी ऑनलाइन गेम्स के द्वारा, और उसके द्वारा उसको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये लिबरल विचारधारा की बात कर रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि लिबरल विचारधारा यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ तो बिल्कुल डंडा लगना चाहिए, जैसे चाइना ने लगाया था। चाइना ने अपने यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग थी उसके ऊपर डंडा लगवाया और बोला कि भैया बच्चे तभी खेल सकते हैं कि महीने, मतलब हफ्ते में उनके पास गिने हुए 3 दिन होंगे, उन 3 दिन में वो खेलेंगे, और पूरे हफ्ते में 2 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाया है, भारत में भी लगना चाहिए, नहीं तो पैसा डूब रहा है लोगों का, रिसेशन तो आ ही रहा है भाई, है ना, रिसेशन तो आ ही रहा है। देखिए आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, क्या बोलते हैं, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ये बोलते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू फेस अ टफर ईयर इन 2023। यूएसए, चाइना में कोरोना की वजह से यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन तीन साइमल्टेनियसली स्लो डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ होना चाहिए वो कम होगा, और इसके रीजनल इंपैक्ट है वो बड़े होंगे, ऐसा उनका कहना है। जो अच्छी बात है, इस बात को पहले से बताना ज़रूरी है, आपको और मुझे इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर 2023 का साल थोड़ा सा ऐसा डिफ़िकल्ट आने वाला है, टफ आने वाला है, तो हमें अभी से उसके बारे में तैयार रहना चाहिए। समझ में आया दोस्तों, रिसेशन समझ में आता है ना, स्लोइंग डाउन द इकोनॉमी, ऐसा ये पॉइंट का कहना है। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपने कभी अखबारों में नहीं देखा होगा, आपसे मिस हो गया होगा, अखबारों में आया था तभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बीबीसी से उठा के लाया हूँ। जर्मनी अरेस्ट 25 अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग कू। क्या किया था उन्होंने? कू दाते। क्या किया था? कू दाते। 25 लोगों को, जर्मनी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप 25 लोगों को पकड़ रहे हो, मतलब आप क्या बात कर रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस इश्यू, है ना, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी क्रूशियल भैया, ये समझना बिल्कुल आवश्यक है कि हम सबको ये बातें बिल्कुल समझ में आए। 2022 7 दिसंबर को ये कू हुआ। कौन सी तारीख को हुआ? 7 दिसंबर 2022, ठीक है। करीबन 25 लोग थे, है ना, दे वर सस्पेक्टेड, दे वर मेंबर ऑफ फार राइट टेररिस्ट ग्रुप। नोट करा जाए,
फार राइट टेररिस्ट ग्रुप, है ना, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया क्योंकि वो लोग कूदाते करने वाले थे। इस ग्रुप का नाम था पेट्रियोटिक यूनियन। क्या नाम था उसका? पेट्रियोटिक यूनियन। इट वॉज लेड बाय वन ऑफ द जर्मन काउंसिल। ठीक है, वो एक जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना, उस ग्रुप का ये मेंबर थे। ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम पेट्रियोटिक यूनियन। उन्होंने जो मूवमेंट चलाई उस मूवमेंट का नाम है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रिक्सबर्गर मूवमेंट बोलते हैं इसको। क्या मूवमेंट का नाम था? रिक्सबर्गर मूवमेंट। उनका एम है, उस ग्रुप का एम है टू रीएस्टैब्लिश मोनार्किस्ट गवर्नमेंट इन जर्मनी इन ट्रेडिशन ऑफ जर्मन रिच। जर्मन एम्पायर के पुराने तरीके के मुताबिक, है ना, जो करंट फेडरल गवर्नमेंट है उस फेडरल गवर्नमेंट को निकाल दो और जो मोनार्किस्ट गवर्नमेंट है वैसी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर लो। समझ में आया दोस्तों? 5000 पुलिस फोर्स और 1500 स्पेशल फोर्सेस ने 130 लोकेशन के ऊपर पूरे जर्मनी में सर्च किया और उसके बाद 25 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। दिस ऑपरेशन इन द जर्मनी इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इन द जर्मनी हिस्ट्री। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ जर्मनी डिक्लेयर्ड दिस ग्रुप, दैट इज रिक्सबर्गर मूवमेंट और पेट्रियोटिक यूनियन को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। दोस्तों, इन लोगों की आइडियोलॉजी ये है कि जर्मन एम्पायर वापस एस्टैब्लिश करे, मोनार्की लगाए, क्योंकि ये आज की जो दुनिया चल रही है ना, जो भी जर्मनी में फेडरल गवर्नमेंट चला रही है वो कोई ढंग से चला नहीं रही है और जर्मनी को आगे बढ़ा नहीं रही है, ऐसा उनको लगता है। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? सबको समझ में आया? कूदाते का मतलब समझ में आया? कूदाते का मतलब होता है कि एक पावरफुल से मिलिट्री मूवमेंट के द्वारा सत्ता को अपने हाथ में ले लेना। समझ में आया दोस्तों? म्यांमार में हुआ था, कल हमने बात करी थी आंग सान सू की के बारे में, वहां पे कूदाते तो हुआ था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला मुद्दा, ईरान इश्यूज वार्निंग ऑन मैंडेटरी हेडस्कार्फ इवन इन द कार। ईरान पुलिस ने वापस वार्निंग चालू कर दिया, है ना। बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी ईरान में अभी हिजाब के बारे में, सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब को सही माना, फिर लोगों ने रास्ते पे आए, लोगों की मौतें हुई, प्रोटेस्ट करा और बाद में ईरान की गवर्नमेंट ने जो उनकी मॉरालिटी पुलिस थी, है ना, उसको उन्होंने हटा दिया। उस मॉरालिटी पुलिस का नाम क्या है बताओ भैया? मैंने अलग से उसके बारे में आपको बताया था, है ना। आपको बताना है ईरान की मॉरालिटी पुलिस का नाम क्या है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब वापस उन्होंने, पुलिस ने ये फतवा जाहिर किया कि जो माशा अमीनी की डेथ हुई है वो भूल जाओ भैया, हमें कुछ देखना ही नहीं है ना। ठीक है, अब हम सर्वेलेंस करेंगे, सर्वेलेंस के द्वारा जो भी कार में बैठी होगी औरतें, अगर उन्होंने स्कार्फ नहीं पहना होगा हम उनको भी पकड़ेंगे। समझ में आया, है ना। ये उनका प्रोग्राम है नजर 1। चलिए बढ़िया। अगला मुद्दा है, आज का हमारा नौवा अपडेट है करंट अफेयर का, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यह है मालेगांव ब्लास्ट का केस। मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था, मालेगांव इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, है ना। मालेगांव इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। मालेगांव ब्लास्ट में जो अक्यूज्ड है वो प्रज्ञा ठाकुर, आपको हमने एक बार बताया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के सेशन के अंदर हमने बताया था। और यहां पे इनके साथ ये आदमी पकड़े गए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट से 6 लोगों की मौत हुई थी और करीबन 100 लोगों के आजू बाजू लोगों को इंजरी हुई थी। और उसके ऊपर 2008 में यह ब्लास्ट हुआ था दोस्तों। और इस केस के ऊपर यह आरोप लगाया गया, प्रज्ञा जी के ऊपर, प्रसाद जी के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये लोग, है ना, अनलॉफुल से एक्टिविटी करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी, और एनआईए इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक अभिनव ग्रुप का पार्ट थे। अभिनव भारत ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है कि हम नया भारत लेकर आएंगे।
तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड महाराष्ट्र ने 2008 में नवंबर में ये जो केस हुआ था, है ना, उनमें ये प्रज्ञा ठाकुर प्रसाद पुरोहित को पकड़ा और उसके बाद इस केस को एनआईए में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया? चलो बढ़िया, केस तो समझ में आ गया क्या हुआ। अब इसकी तो हाईकोर्ट में बातें चल रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के लॉयर ने आर्ग्यू किया कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित उस समय पे गवर्नमेंट की ड्यूटी पे थे और उन्होंने जो भी काम किया वो उनका आर्मी ड्यूटी का था और इसकी वजह से उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा उनके लॉयर ने कहा। कि वो जो बम लगा रहे थे, समझना बहुत मजेदार, जो बम लगा रहे थे वो आर्मी की ड्यूटी का पार्ट है और इसकी वजह से, है ना, उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, ऐसा उनके लॉयर। हाईकोर्ट बोलती है क्या मजाक कर रहे हो? When someone is on army duty but he engages on such kind of terror activity, इन टेरर एक्टिविटी को हम आर्मी ड्यूटी में थोड़ी बोल सकते हैं। हाईकोर्ट ने उस पूरी डिस्चार्ज प्ली को जंक मान के फेंक दिया, फालतू की बात मत करो तुम लोग, ये ऑफेंसेस आर यू कैन से नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद आर्मी ड्यूटी। ऐसा मतलब आर्मी ड्यूटी के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है, आदमी अपने बलबूते पे काम कर रहा था। याद करिए, है ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बातें होती है ना, वाइकेरियस लायबिलिटी की बात हो रही है ना। क्या यहाँ पे स्टेट वाइकेरियसली लायबल है? क्या यहाँ पे आर्मी वाइकेरियसली लायबल है? कोर्ट ने बोला ना जी, आर्मी का कोई रोल नहीं था, स्टेट का कोई रोल नहीं था, ये कोई वाइकेरियसली लायबल नहीं है, वो बंदा अपने बलबूते पे काम कर रहा था। समझ में आया ना दोस्तों? चलिए बढ़िया, इस न्यूज को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में हम रेगुलरली बात करते रहेंगे दोस्तों। मिलेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज के ज़माने में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ड्राउट आता है तो ये ड्राउट रेजिस्टेंट है, ठीक है। सो मिलेट आर इजीली अवेलेबल एंड इजी टू स्टोर, ये बड़े काम की चीज़ है। ये प्रोटीन में, विटामिन्स में, आयरन में, कैल्शियम में बहुत ज़्यादा लेकिन से क्वांटिटी से भरे होते हैं और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को रिस्क कम देते हैं और इसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन और जो कैंसर के इश्यूज होते हैं वो कम होते हैं। इसकी वजह से ये मिलेट बड़े काम के हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण लेकिन से कौन कौन से लेकिन से आपके मिलेट्स हैं। एक है आपका चोलम जिसको सोरगम बोलते हैं, फिर वरागू बोलते हैं, पानी वरागू है, रागी है ना, थिनाई है ना। तो ये बड़े महत्वपूर्ण लेकिन से है। तो मिलेट छोटे ग्रेन्स होते हैं, सुपर फूड बोलते हैं इसको। क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए बहुत ही नॉर्मल चाहिए। खरीफ क्रॉप है दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसको ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए और ये ज़्यादातर इंफीरियर एलुवियल सॉइल के ऊपर भी काम कर लेता है, उसको कोई बड़ा पंगे का बात नहीं है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूसर है, 20% ग्लोबल प्रोडक्शन का, और पूरे एशिया का 80% मिलेट इंडिया से बनता है। पूरे वर्ल्ड में कॉमन मिलेट है रागी, जवार, सामा, वरीगा, बाजरा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई मिलेट प्रोड्यूस होता है तो वो है आपका सोरगम, जवार। इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है? नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बाद में उत्तर प्रदेश। क्या भारत की कोई अलग अलग पॉलिसीज है मिलेट के प्रति? हाँ, हम मिलेट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पे इंक्लूड करते हैं। हावेवर सरकार उसमें से परचेस कुछ नहीं करती है, ठेंगा परचेस करती है। इंडियाज वेल्थ मिलेट्स हेल्थ के बारे में बात करी है सरकार ने, बिल्कुल कोशिश करी है। और अब इंडिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 सेलिब्रेट किया जाएगा। इंडिया के मेहनत की वजह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको प्रमोट करने के बारे में बात करी है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? मिलेट के बारे में ये बिल्कुल काम की चीज़ है। क्या आप अपने घर में मिलेट का कंजम्पशन करते हो? बताइए, हफ्ते में आप कितने दिन मिलेट कंज्यूम करते हो? बताइए दोस्तों, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से पूरा सेशन, काफ़ी लंबा हो गया पर बड़े काम का था। तो नई बैच आ रही है हमारी 5 जनवरी से दोस्तों, इसका नया अनाउंसमेंट आएगा कल, ठीक है। नया राउंड 2 चालू होगा, ठीक है। आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो और आपके लिए बड़े काम की न्यूज़ हम लेकर आएंगे कल। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेल मी ये सेशन कैसा रहा, 10 में से मुझे रेट करिए। साथ में
इस वीडियो को मतलब इस वीडियो को दूर तक फैलाइए ताकि ज़्यादातर आपके दोस्त लोग उसको देख पाए और हमारे साथ जुड़ पाए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। और कौन सी न्यूज़ आइटम आपको हमारे इस सेशन में सबसे अच्छी लगी उसके बारे में भी बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट।